हेलो हेलो एवरीवन। तो बेटा हम लोग एंशिएंट का लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं और मतलब कुछ दिन से बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा था क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे फंक्शन वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और आज से कोशिश रहेगी कि डेली आपको एक दो वीडियो जनरल स्टडीज़ का मिलता रहे। वीडियो बनाने के पीछे एम क्या है कि जो भी टॉपिक का वीडियो आपको मिले, अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो और जैसे मान लो एग्ज़ाम है, आपका किताब पलटने का टाइम नहीं है, तो आप 2x के ऊपर वीडियो करके देख लो, आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। ये मेन पर्पज़ है। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस वीडियो के कंप्लीशन के बाद में, सीरीज़ के बाद में हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज का वीडियो क्या होगा? अशोका, मॉडर्न एम्पायर हमने शुरू किया। मॉडर्न एम्पायर के बाकी चीज़ों को बिंदुसारा और मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य सब देख लिया। आज हम लोग जो मेन जो मॉडर्न एम्पायर का जो मेन किंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वो किंग है अशोका द ग्रेट, ठीक है। और इनके बारे में ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे और पूरा जो है किस तरीके से आर्किटेक्चर था। अशोका के पीरियड का, मॉडर्न पीरियड का आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए हैं उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत से फिर स्टोन में आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया, जैसे केव आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो उसको वहाँ से इवोल्यूशन होने लगा, जो एवर लास्टिंग आर्किटेक्चर होता है उसका इनके टाइम से ही, मॉडर्न टाइम से ही, ठीक है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मामला था। इट अपीयर, अच्छा अशोका को महान क्यों माना जाता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइक आप अक्सर सुनोगे अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ठीक है। तो अशोका को महान बेटा मानने का ना एक ये चंगेज़ खान है। चंगेज़ खान द ग्रेट नहीं कहते हैं, ठीक है, या औरंगजेब द ग्रेट नहीं कहते हैं। अशोका द ग्रेट क्यों कहते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इन लोग ने जो, जैसे राजा है ना, तलवार के दम पे तो बहुत कुछ जीता जा सकता है, लेकिन आप प्यार से, सिद्धांत से लोगों को मना के, लोगों को अपने साइड करके कितने लोगों को आप उनका दिल जीत सकते हो, तब जाके आप महान होते हो। तो जैसे अशोका है ना, अशोका ने जो है बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और धर्म का रास्ता अपनाया, ना कि अनैतिक रास्ता अपनाया अपने राज्य को, अपने उसका विस्तार करने के लिए, ठीक है। इस वजह से इनको अशोका द ग्रेट की उपाधि कहीं ना कहीं दी जाती है। अकबर के साथ भी सीन यही था कि उन्होंने जो धार्मिक उन्माद को हटा के सुलहकुल की पॉलिसी लेके आए, ठीक है, ताकि सभी धर्म, सर्वधर्म संभाव का वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है। चलो अशोका के बारे में हम लोग देखते हैं। इट अपीयर फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंसेस, जो भी अवेलेबल एविडेंसेस हैं हमारे पास में, जैसे कि जो जिसमें मुख्य तौर पे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, लिटरेचर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो टेक्स्ट हैं, उससे ये पता चलता है द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन अमंग द प्रिंस ऑन द डेथ ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारा वॉज द फादर ऑफ अशोका, ठीक है। तो बिंदुसारा साहब जो है, उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ये स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद जो है इनके बहुत ढेर सारे पुत्र थे, बहुत ढेर सारे लड़के थे। नेट कहते हैं कि अशोका ने, मतलब हाइपोथेटिकली कहते हैं कि 99 भाई बंधुओं को मार के, 99 भाई बंधुओं को मार के इन्होंने अपना जो है सिंहासन का प्राप्ति किया था। अशोका एक मूवी भी निकली हुई है, आप देखोगे, शाहरुख खान ने अपना रोल किया है, बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाई हुआ है, ठीक है। ब्रदर एंड स्पेयर्ड तिस्सा, द यंगेस्ट, जो सबसे जो यंग वाला था उसको इन्होंने छोड़ दिया, उसको नहीं मारा, ठीक है। बाकी सबको अशोका ने मार दिया। यानी कि क्या पता चलता है कि शुरुआत में अशोका बड़ा ही क्रूर था। शुरुआत में अपने भाई बंधुओं को भी राज सिंहासन के मोह में, लालच में इसने बख्शा नहीं है, ठीक है। मोर और लेस 99 ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर गॉट किल्ड। दिस वॉर ऑफ सक्सेशन अकाउंट फॉर इंटररिग्नम ऑफ 4 ईयर। 4 साल तक ये सक्सेशन की लड़ाई चलती रही। ओनली आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन द थ्रोन अशोका एडमिनिस्टर हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउंड ऑन 269 BC। 269 BC में जब उसकी जो है हिसाब किताब बहुत मजबूत हो गया, तब इसने सिंहासन पे बैठ के अपना राजगद्दी, राज दरबार अपना संभाला। अंडर अशोका के अंडर मॉडर्न एम्पायर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पूरा जो भारतीय महाद्वीप का पूरा हिस्सा है ना, पूरा जो आप मैप देखते हो तो पूरा हिमालय से जो भी नीचे आता है उसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें आपका पाकिस्तान का भी हिस्सा आ गया, इसमें आपका बांग्लादेश का भी हिस्सा आ गया, इसमें आपका श्रीलंका का भी हिस्सा आ गया। इंडिया की बात होगी तो आप देख लो क्या सिस्टम है, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होगी तो हिमालय से नीचे का जो भी है और इंडियन ओशियन के बीच का जो भी भूभाग है,
ठीक है, लैंड मास है, उसको आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ एंड वॉज अंडर इंपीरियल कंट्रोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अशोका और उसके अलग अलग जो एडिक्ट्स हैं उसने क्या किए, स्तंभ लगाए थे हर जगह पे, अलग अलग अशोका ने स्तंभ लगाए थे कि और अपने धर्म के प्रचार में, जैसे मंदिर वगैरह तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन अब अशोका को क्या है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो आप जैसे आज के टाइम पे आप लोग देखते होंगे फ्लक्स हो गया, होल्डिंग हो गया, वो तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी नहीं कि फ्लक्स होल्डिंग लगा दिया जाए। तो अशोका क्या कहता था, अशोका अलग अलग जगह पे अशोक स्तंभ लगाता था, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रास्तों पे, मेन हाईवे जो होते थे, तो उनको मेजर और माइनर एडिक्ट्स में बांटा गया है और उसको अलग अलग भाषा का प्रयोग हुआ है अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए। अशोका ने जो मैसेज था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का, या किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए समाज में, या जो है किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरीके का रिलीजन होना चाहिए, किस तरीके की सोशल सेटिंग्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ को अशोका ने अलग अलग एडिक्ट्स में बयान किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लो ये अलग अलग एडिक्ट्स हैं, जहाँ पे बोराबुदुर बैरात माइनर एडिक्ट में इसने खुद को क्या कहा है, प्रियदसी राजा मगधा। ठीक है, या बाराबार केव इंस्क्रिप्शन में इसने खुद को क्या नाम दिया है, प्रियदसी बोला है। ठीक है, कांधार में भी एडिक्ट है, रुद्रदमन में भी एडिक्ट है, जूनागढ़ में भी एडिक्ट है, गुर्जर में भी एडिक्ट है, नितलूर में भी एडिक्ट है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे इन्होंने मेजर माइनर एडिक्ट इस्टेब्लिश किए और अपनी बातों को प्रचार प्रसार के माध्यम का उसका यूज किया और अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। अशोका फॉट कलिंगा वार, कलिंग की लड़ाई हुई है 261 BC में। ठीक है, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, फ्रॉम वेयर लाइक उसको ये लगा कि मैंने तो इतना बड़ा राज जीता लेकिन कितने लोगों को मारा, ज़मीन मिली लेकिन कितनी जान गई। ठीक है, तो यानी कितनी लड़ाई करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लोगों को हत्या करने से किसी को कुछ लाभ नहीं है, तो हमको जो है लोगों को मारना नहीं है, मारने से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा देखो, कंट्रोवर्सी ये भी है, तो इसके बाद से अशोका ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं की, लेकिन कहते हैं कि अशोका इसके बाद से विस्तार में विश्वास नहीं रखता था। गलत कहते हैं, अशोका विस्तार में विश्वास रखता था, लेकिन अशोका वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर फ्रॉम द सॉफ्ट पावर, नॉट फ्रॉम द हार्ड पावर, फ्रॉम द सॉफ्ट डिप्लोमेसी, फ्रॉम द डिप्लोमेसी ऑफ रिलीजन। जैसे कि मान लो कि धर्म है, अब वो जैसे कि कोई दो राज्य हैं, भारतीय राज्य, उसके बगल का कोई एक और राज्य है, मान लो कि अगर वो किसी और धर्म को फॉलो करते हैं तो आपसे लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर मान लो कि वो भी हमारे धर्म को फॉलो करने लगे तो हमारे उनके बीच की लड़ाई आधी तो ख़त्म हो जाएगी, अशोका ने उस टाइम पे सॉफ्ट पावर का यूज़ करने का सोचा। इसको कहते हैं ना कि इंडियन वे आर बैड इन डिप्लोमेसी। आप देख लो, इंडियन डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल अशोका के टाइम पे मिलता है कि सॉफ्ट पावर का यूज़ करके आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि दो तरीके की पावर से दो देश आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक होता है हार्ड पावर, यानी कि मिसाइल वगैरह अटैक कर दिया, बम अटैक कर दिया, एयरक्राफ्ट से हमला कर दिया। दूसरा होता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, जैसे कि कुवैत ने अभी फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर। पूरी दुनिया में कतर का नाम हो गया, दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर। तो अशोका ने कलिंग वार के बाद से ये सोचा कि भैया लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम धर्म का इस्तेमाल करेंगे। विस्तार तो मैं अभी भी करूंगा, लेकिन धर्म के माध्यम से करूंगा, ना कि तलवार के माध्यम से करूंगा। ठीक है, दैट्स द कोर ऑफ द अशोका फिलॉसफी रिगार्डिंग एक्सपेंशन। अशोका वाज नॉट एन एक्सट्रीम पैसिफिस्ट, वो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं था। ही डिडंट परस्यू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉर सेक ऑफ पीस। सिर्फ शांति को स्थापित रखने के लिए शांति बनाए रखो, कि नहीं हमारा तो मेन गोल शांति है, शांति शांति शांति, ऐसा नहीं है। कलिंग वॉर में भी वो लड़ने के बाद, सबको मार काटने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि भैया बहुत लोग मर गए। ऐसा नहीं जब लोग मर रहे थे तभी बीच में उसने तलवार छोड़ के खड़ा हो गया, अरे बहुत लोग मर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो महाराज था, सम्राट था, वो बहुत बुद्धिमान और चतुर था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए ही शांति बनानी है। ठीक है, आपको उसको मेन पर्पज ये था कि बहुत ज़्यादा लड़ाई से एक्सपेंशन होगा भी नहीं, अब हमको सॉफ्ट एक्सपेंशन करना है। दस ही रिटेन कलिंगा,
कलिंगा को ऐसा नहीं है लोग को मार के कलिंगा को छोड़ दिया, कलिंगा को भी अपने अंदर में रखा, कॉन्क्वेस्ट एंड इनकॉर्पोरेटेड इन हिज एम्पायर। अशोका ने धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को कहाँ कहाँ भेजा, चोला किंगडम में भेजा, पांड्या में भेजा, और 5 स्टेट रूल्ड बाई अलग अलग राजा जो ग्रीक के थे, एंथियोस, सीरिया, फिलाडेल्फियोस, टॉलमी और इजिप्ट। ठीक है, अब मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा अजीब सा हो क्योंकि ये बड़े ही अलग से टर्म हैं, लेकिन आप मोटा मोटा सीख समझ जाओ। सीरिया, मिस्र, ईरान, तमाम विदेशी जगहों पे भी अशोका ने अपने मिशनरीज भेजे। ठीक है, अशोका का धम्मा, धम्मा यानी धर्म। तो अशोका धर्म किस चीज़ को कहता है? अच्छा, ये अशोका का ही फैलाया हुआ धर्म है जो आज के टाइम पे श्रीलंका वाले बुद्ध हैं, और म्यांमार वाले बुद्ध हैं, और चाइना वाले बुद्ध हैं, और जापान वाले बुद्ध हैं। मान लो अगर अशोका नहीं होता ना, तो शायद चाइना में कुछ और फॉलो किया जा रहा होता धर्म के नाम पे, और श्रीलंका में कुछ और धर्म फॉलो किया जा रहा होता। क्योंकि आप देखो, यहाँ से तो बुद्धिज़्म चला गया और वहाँ पनप गया, और इंडिया में ख़त्म हो गया। इंडिया में आप देखो बुद्धिस्ट भिक्षु कहाँ पे है, बुद्धिज़्म कहाँ पे है? बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म तो है भी नहीं। ठीक है, तो ये एक आयरनी है कि जहाँ का धर्म था वहाँ से निकला, कहीं और पे इफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, और जहाँ से निकला था वहाँ पे ज़्यादा नाम लेने वाले नहीं हैं। तो यानी अगर अशोका नहीं होता तो शायद जापान वाले किसी और धर्म को फॉलो कर रहे होते, और श्रीलंका वाले भी किसी और धर्म को फॉलो कर रहे होते। आप देख लो इतिहास के पन्नों में अशोका का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर अशोका नहीं होता तो मामला कुछ और ही होता इन देशों को लेके। ठीक है, बहरहाल अशोका धम्म, अशोका का धर्म का क्या परिभाषा थी, ये जो अगला टॉपिक है, ये जो मैं डिस्कस करूँगा, ये यूपीएससी और बड़े एग्जाम जो हैं उसके पर्सपेक्टिव से फैक्ट बेस नहीं है। आपको समझने की मैं कोशिश करवाऊँगा कि अशोका ने धर्म को किस तरीके से समझा है। अशोका ने बेटा बेसिकली धर्म को पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा। अशोका ने धर्म को सामाजिक रीति रिवाज से जोड़ा। बड़े जो छोटे हैं बड़ों का आदर करें, चोर चोरी ना करें। ठीक है, आप किसी से मक्कारी मत करो, पब्लिक अफेयर में जो है ऑफिशियल जो है भ्रष्टाचार ना लें, भ्रष्टाचार ना करें, घूस ना लें। ठीक है, बाप जो है बेटे को इज्जत दे, उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा दे। बेटा जो है बाप को बूढ़े समय पे, बूढ़ा जब हो जाए तो उसकी सेवा सत्कार करे, उसको घर से लात मार के निकाले नहीं। दैट वॉज द कोर ऑफ अशोका धर्मा। इट वॉज नॉट लाइक कि हवन करो, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, मंदिर बनाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। अशोका ने इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया और ना ही बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, लेकिन साथ ही में अशोका ने पैरेलली जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी ऐसा नहीं कहा कि इसका दमन हो जाना चाहिए, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। अशोका ने जैनिज्म को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और ब्राह्मणिज्म को भी ठीक ठाक। पे रिस्पेक्ट टू द ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिस्ट मॉक एंड शो मर्सी टू स्लेव एंड सर्वेंट। गुलामों और दास पे आप हमेशा सॉफ्ट रहो। ही हेल्ड दैट द पीपल बिहेव वेल दे वुड अटेन स्वर्ग। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आप स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो आपको मृत्यु की प्राप्ति होगी और नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेटर मौर्य के बाद क्या मामला हुआ? ठीक है, जैसे कि देखो आप कोई बहुत बड़ा राजा है, फॉर एग्जांपल मान लो एग्जांपल मैं ले लूँ सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर है ना कि उसका लड़का उससे ज़्यादा महान बनना पड़ेगा, अदरवाइज एवरेज लेवल का रह जाएगा ना तो एम्पायर टूट जाएगा। अशोका ने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, ठीक है, कि उसके बाद उसके लेवल का राजा निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, एक रीज़न बहुत बड़ा ये था। अशोका डेथ वाज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ हिज मॉडर्न एम्पायर इनटू द 2 पार्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न में टूट गया। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो है रूल किया कुनाला ने, सन ऑफ अशोका, और ईस्टर्न पार्ट जो है रूल किया किसने? दशरथ ने। ठीक है, लास्ट मौर्यन एम्पायर बृहदत्त था, उसने वो मारा गया 185 BC में। किसके द्वारा? अपने ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा, जिसने शुंगा डिनास्टी की स्थापना की। ठीक है, कॉज ऑफ डिक्लाइन का क्या कॉज है? ठीक है, क्यों खत्म हो गया मॉडर्न एम्पायर धीरे धीरे करके? ठीक है, मॉडर्न एम्पायर धीरे धीरे करके खत्म क्या हो गया? रीजन पे हम लोग ध्यान देते हैं। कॉज ऑफ डिक्लाइन अलग अलग कारण है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों ने, बेटा पंखा बंद करते, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रीज़न दिए हैं कि क्यों जो है मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 by 1 करके। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। बुद्धिज़्म जो अशोका का जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था।
ठीक है। सेंट्रलाइज होने में क्या प्रॉब्लम है? सेंट्रलाइज होने में जब तक योग्य राजा सबसे ऊपर पिरामिड पे बैठा हुआ है तब तक सेंट्रलाइज होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे के लोगों को प्रॉपर ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन अगर अयोग्य राजा पिरामिड के सबसे ऊपर पे बैठ गया सेंट्रलाइज सिस्टम के, ठीक है, तो वो पूरा पिरामिड कोलैप्स कर जाएगा। अशोका बहुत योग्य था, लेकिन उसके बाद के लोग उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। ये कहना है रोमिला थापड़ा जी का। इस वजह से मॉडर्न एम्पायर का पतन हो गया। पेसिफिस्ट पॉलिसी ऑफ अशोका, अशोका की एग्रेसिव पॉलिसी नहीं थी। अशोका जो है बहुत सीधा साधा दान धर्म करने वाला राजा था। इस वजह से अशोका मॉडर्न एम्पायर का पतन हो गया। ये आपके कहते हैं H.C. राय चौधरी जी। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मण ने विरोध किया, मज़ा नहीं आया उन लोग को। उसने कहा कि बुद्धिस्ट को बहुत पैसा दे रहे हो, हमको तो कुछ दान दक्षिणा देते नहीं हो। पार्टीशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर का पार्टीशन हो गया। और वीक अलग अलग रीज़न दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी रीज़न, एक रीज़न तो नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। आप ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये दोनों चीज़ें हैं। चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन सा आया था? मेगास्थनीज जो है उसका सेम टाइम का था चंद्रगुप्त का। और सेल्यूसस निकेटर जो है पर्शिया का वो था, एम्बेसडर था। ये मेगास्थनीज के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। बिंदुसारा के टाइम पे डिमेथ्रियस, ठीक है, एंथियोस रूलर था। और ये प्लॉटमी, ये जो है इन लोग जो है उस टाइम पे कार्यरत थे। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व हो गई थी। मॉडर्न एम्पायर को ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर भी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी का इवोल्यूशन अच्छा खासा हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर को पतन का एक बहुत बड़ा रीज़न जो था, जो अभी इसमें नहीं डिस्कस किया गया, बट आप लोग NCERT पढ़ोगे तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे बहुत ढेर सारा जो एक्सपोर्ट है वो विदेशों में होता था और विदेशों से सोना आता था, क्योंकि हमको जो है कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमको क्या भेजोगे? मसाले हमारे पास ऑलरेडी है। आप हमको क्या भेजोगे? अनाज, विदेशों से। अनाज हमारे पास पहले से। आप हमको क्या भेजोगे? पानी हमारे पास पहले है। आप हमको क्या भेजोगे? कपड़ा हमारे पास पहले से। तो हमको विदेश से कुछ चाहिए नहीं। तो अपन क्या करते थे? यहाँ से कुछ भी भेजते थे, अपन कहते थे अपन को सोना लाओ, वी वॉन्ट गोल्ड आने दो। कपड़ा जा रहा है, सोना आ रहा है, ठीक है। चावल जा रहा है, सोना आ रहा है, सोने के सिक्के आ रहे हैं, शर्फियाँ आ रही हैं, ठीक है। कुछ भी जा रहा है इंडिया से, ठीक है, लेकिन वापसी में क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है। तो क्या इसीलिए कहते थे कि जब जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि इंडिया वॉज अ गोल्ड बाउल, जो पूरी दुनिया से सोने के सिक्के उसमें गिरते जा रहे थे, और इंडिया वॉज द सिंक होल ऑफ द गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सोना इंडिया सोखे ले रहा था, ठीक है। तो यूरोप वालों ने यहाँ के इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि इंडिया से हम सामान नहीं लेंगे, इंडिया से हम सामान बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द लेटर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता था, बीच में किंग होता था, सप्तांगा थ्योरी थी वहाँ पे, ठीक है। राजा है, मंत्री है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा कि सानिध्य क्या होता था, सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है, व्यवहारिका क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होता है, धम्मा महामंत्रा क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको सही टिक लगाना है, या मैच द फॉलोइंग के टाइप में आपको क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, अदरवाइज आपको अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देगा कि सामर्थ्य क्या कहते हैं। तो कलेक्टर ऑफ रिवेन्यू, कलेक्टर ऑफ जनरल रिवेन्यू को सामर्थ्य कहते हैं। अगला क्या दे देगा, आर्मी ऑफिशियल का दे देगा, अगला दे देगा ट्रेजरर दे देगा, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में से सही चीज चुनना है। या व्यवहारिका, व्यवहारिका दे दिया, व्यवहारिका क्या होता है, व्यवहारिका क्या होता है। तो व्यवहारिका जो है चीफ जस्टिस को, जो न्याय की व्यवस्था को हैंडल करता है, उसको व्यवहारिका कहते हैं, ठीक है। कोर्ट में जो आदमी बैठता है उसको व्यवहारिका कहते हैं। चलो ठीक है, अलग अलग पद हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप याद करो, क्योंकि मैं तो याद करके एग्जाम दे के अपने जीवन का वो हिस्सा दे के आगे बढ़ चुका हूँ। अभी आपका बारी है। गोपा, अब जैसे फॉर एग्जांपल गोपद है, गोपा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, रिस्पॉन्ड। नगारका क्या होता है, नगारका जो है इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अक्षपातला क्या होता है, अकाउंटेंट जनरल हो गया। सीताध्यक्षा क्या होता है, सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर। या पांड्याध्यक्षा क्या होता है, तो कॉमर्स। ये अलग अलग ये चीज़ें हैं,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लोगे तो यूजफुल रहेंगी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सामर्थ्य अध्यक्ष, पथव्यध्यक्ष, नव्याध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, आराध्यक्ष, लोहाध्यक्ष यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन, माइंस, टोल, शिप। देखो आप अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग ब्यूरोक्रेट बने हुए थे। जिस ब्यूरोक्रेसी का आप हिस्सा बनना चाह रहे हो वो ब्यूरोक्रेसी मॉडर्न टाइम पुरानी है, हजारों साल पुरानी ब्यूरोक्रेसी है। इस वजह से कहते हैं नेता तो आते जाते हैं, बाबू लोग ही मेन मालिक हैं, बाबू लोग ही मेन राजा हैं, मेन देश चला रहे हैं बाबू लोग, क्योंकि वो 30 साल 35 साल तक कुर्सी पे बैठे रहने वाले हैं। ठीक है, नेता का क्या है, उसको तो हर 5 साल बाद हेडक आ जाता है कि भाई चुनाव फिर से सिर पे आ रखा है, क्या होगा मेरा। प्रोविंस और उनका कैपिटल। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। उत्तर पतला का कैपिटल कौन था, तक्षशिला। ठीक है, आवंत्ररक्षा वेस्टर्न प्रोविंस, उज्जैन कहते थे उसको। प्राची, ठीक है, कलिंगा क्या था, ईस्ट में था, तोशाली। ठीक है, ये भी देखो, ये भी आ सकता है क्या, मैच द कॉलम में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है कि हमारे देश की यूनिट्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसके बाद नगर की और ग्रामीण की अलग हो जाती है। जैसे कि वहाँ पे नगर पालिका हो गया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। ग्राम में क्या हो गया, जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके नीचे ग्राम सभा। ठीक है, उसके नीचे पंचायत। ठीक है, इस तरीके से और एक और डेवलपमेंट है वो ब्लॉक लेवल भी एक यूनिट है। तो इनके टाइम पे क्या था, चक्रा प्रोविंस कहते थे। उसका जो हेड कौन होता था, कुमारा या राष्ट्रपाला। ठीक है, उसके नीचे आहार का हेड कौन होता था, राजुका। ठीक है, संग्रहणा, इसका हेड कौन होता था, गोपा। ठीक है, ग्राम का ग्रामिका। ठीक है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, म्युनिसिपैलिटी होती थी। कौटिल्य ने बहुत डिटेल में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ होता था, डेथ होता था, ट्रेड कॉमर्स होता था, अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी कमिटीज़ थी, मेगास्थनीज ने कितनी कमिटीज़ का जिक्र किया है। ठीक है, अपने इसके टाइम पे तो मेगास्थनीज ने 6 कमिटीज़ का जिक्र किया है। आर्मी के बारे में बात करते हैं। आर्मी की एक खास बात ये थी कि मॉरियंस हैड नेवी ऑल्सो, दे ऑल्सो मेंटेन नेवी। सिर्फ इनके पास जल सेना थी, वो थल सेना ही नहीं थी, इनके पास जल सेना भी थी। जल सेना का भी इनके पास ऑर्गेनाइज्ड थी जल सेना। और 30 लोग ऑफिसर्स का जो कमेटी थी, जो 6 कमेटीज में डिवाइडेड थी 5-5 लोगों के, वो अलग अलग उसका हेड करती थी। जैसे कि चैरियट्स को अलग कमेटी देखती थी, नेवी को अलग, ट्रांसपोर्ट को अलग, अलग अलग कमेटीज अलग अलग चीज़ों को ध्यान देती थी। इकोनॉमी देख लीजिए, इकोनॉमी में क्या हिसाब किताब था, इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड थी। इस चीज़ का ख्याल रखिए। स्टेट कंट्रोल था ऑलमोस्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टैक्स का कलेक्शन होता था 1/4 से 1/6 हिस्से तक, जो भी प्रोड्यूस होता था वो टैक्स ले लेता था, सरकार ले लेती थी। स्टेट प्रोवाइड करता था इरिगेशन और उसका टैक्स लेता था। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, सेतुबंधा, इसका क्या मतलब होता है, ये पूछा गया है। ये वाटर टैक्स होता है और मॉडर्न एम्पायर के टाइम का है। मेरे ख्याल से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेतुबंधा क्या होता है। बहरहाल ठीक है, टोल वे ऑल्सो लेवाइड ऑन कमोडिटीज ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल ऑफ, दारू शराब को बेचने के लिए भी टैक्स लगता था। सोहारगुर का जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है उसमें। और या महाराष्ट्र की में भी कोई प्लेट मिली है, उसमें बताया गया कि किस तरीके से डिज़ास्टर के टाइम पे और फेमाइन के टाइम पे सरकार जो है मदद करती थी। बहरहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भरूच और सिपारा ये सारे पोर्ट थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। और मॉडर्न पीरियड में पंचमार्क कॉइन चलते थे, मोस्टली ऑफ सिल्वर थे। गोल्ड के बहुत ज़्यादा कॉइन का प्रयोग नहीं होता था। सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में कौटिल्य, चाणक्य, विश्वगुप्त इज नॉट रिजिड ऑन द वर्ण सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। सोसाइटी वॉज नॉट रिजिडली डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वर्ना, सोसाइटी वॉज ईजी, देयर वॉज फ्लेक्सिबल ट्रांसफरिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम वन वर्ना टू अदर वर्ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया गया है, लेकिन शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्रॉब्लम रहती थी। शूद्रों के बारे में प्रॉब्लम रहती थी, शूद्रों का शोषण सदियों से होता रहा है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द गैप बिटवीन वैश्य में
एंड शूद्र, शूद्र का उत्थान हुआ या वैश्य का पतन हुआ, दोनों को घुमा फिरा के आप कह सकते हैं। मेगास्थनीज ने क्या कहा है कि समाज में 7 क्लासेस थे। मेगास्थनीज जो भेजा गया था कि यहाँ पे जाओ और हिस्ट्री वगैरह नोट करो कि क्या क्या हिसाब किताब है, तो उसने भी चीज़ें जब लिखी तो उसने भी बताया कि मॉडर्न एम्पायर के बारे में कि फिलोसफर्स हैं, फार्मर हैं, सोल्जर हैं, हर्ट्समैन हैं, आर्टिशन हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स आर्ट सोशल, ठीक है, ये हिसाब किताब उसने बताया। मॉडर्न आर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मॉडर्न आर्ट को हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। रॉयल आर्ट हो गया, ठीक है, रॉयल आर्ट हो गया तो रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया था पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा पैलेस बनाया था जो लकड़ी का था, जल गया था, ठीक है, लेकिन उसके अवशेष बचे हुए हैं, ठीक है। और अशोका का फेमस इसलिए कि अशोका ने अलग अलग जगह पे खंबे बनवाए। अशोका के स्तंभ आप भी आज भी आप कॉइन्स वगैरह पे देखोगे तो अशोका पिलर के ऊपर अशोक की लाट, अशोका के इंस्क्रिप्शंस का आज भी चर्चा है। और केव जो केव में जो है बुद्धिस्टों को रहने के लिए इन्होंने केव खुदवाई थी स्टोन की, ठीक है, जिसमें जो है पत्थर की तख्त रहता था जिसके ऊपर बुद्धिस्ट मॉन्क लेट के सोते थे, ठीक है। और फोक मतलब म्यूज़िक भी उस टाइम पे होता था, ठीक है। जो मेन जिनका पेंटिंग वगैरह बनी है या जिनका स्कल्पचर वगैरह बना है वो यक्ष और यक्षिणी की ज़्यादातर देखने को मिलती है। टेराकोटा वगैरह के भी पेंटिंग ऑब्जेक्ट मिलते हैं देखने को। मॉडर्न इंट्रोड्यूस स्टोन मैशनरी, मॉडर्न के टाइम से लकड़ी की जगह पत्थर में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काम चालू हो गया। पिलर बनाए जाते थे सैंडस्टोन के, ठीक है, दैट ओनली देयर कैपिटल वाइल देयर ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ स्कल्पचर इन द फॉर्म ऑफ, चाहे लॉयन हो गया या अलग अलग जो है जानवर उस पर बनाए जाते थे। मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर स्पेशल एक क्लास लूँगा, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इनका बात करूँगा कि अशोका का आर्किटेक्चर किस तरीके से पाथ ब्रेकिंग रहा है हमारे लिए। 4 लॉयन कैपिटल जो है अलग अलग जगह पे, सारनाथ, सांची, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो अशोका का सारनाथ में एम्बलम है, स्तंभ है, वहाँ से ही हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है जो सारनाथ का पिलर है, ठीक है। सिंगल लॉइन कहाँ है? रामपुरवा में है। सारनाथ में तो 4 शेर हैं, सिंगल लॉइन जो है वो रामपुरवा में है। सिंगल बुल कहाँ पे है? वो भी रामपुरवा में है। बाबर केव कहाँ है? बाराबर केव, बाबर नहीं, BAR, बाराबर केव, और सुदामा हट भी कहते हैं उसको, ठीक है, या ऋषि लोमस भी कहा जाता है। ये कहाँ है? गया में, जो उन्होंने केव वगैरह खुदवाई थी। अदर एग्जाम्पल ऑफ नागार्जुना केव इन गया में अलग अलग केव इन्होंने खुदवाई थी, ठीक है बेटा। ये था मॉडर्न एम्पायर। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हम लोग ने कवर कर लिया। इतने से टाइम पे आपको मॉडर्न एम्पायर का एक बहुत अच्छी सी पिक्चर अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप कोई भी किताब उठा के एक बार पढ़ लोगे या किसी भी कोचिंग का नोट्स आपको एक रिवाइज कर लोगे, या जो मेरे नोट्स हैं इसी को अगर आप देख लोगे तो इससे बाहर यार कुछ आने वाला है नहीं। और इससे आप बाहर अगर कुछ आ भी रहा है ना तो इस चीज़ का विश्वास रखो कि वो क्वेश्चन कोई नहीं करने वाला है, उसको माथापच्ची नहीं करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहरहाल अगला वीडियो बेटा हम लोग कर लेंगे गुप्ता एम्पायर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो डैट वी स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।